सो गाइस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो इक्वेशन नंबर 5 तक पढ़ा था, जो कि थी हमारी रेडियस थी हमारी किसकी, बोहर्स और एटम की। बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी रेडियस आई थी किसी एटम की वो थी Rn is equals to n square h square epsilon naught upon pi m z e to the power 2. This is the equation number 5. That was the last topic of our first part. So इस equation में, this part second, इस equation में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं n equal to 1 और z equal to 1 के लिए। देखो n equal to 1 और z equal to 1 रखने पे ये जो हमारा रिलेशन आया Rn, that is R1 is equals to 1 का स्क्वायर इज 1, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m, z इज 1 ई स्क्वायर। तो ये बन गया ये हमारा। तो गाइज ये जो हमारा रिलेशन आया इसे हमने बोल दिया ए नॉट, और ये जो ए नॉट होता है इसे हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस। ठीक है, बोहर्स रेडियस जिसकी वैल्यू होती है, इन सारी वैल्यूज को अगर हम रखते हैं हमारी इक्वेशन में और सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। राइट, तो ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि पूछी जाती है अक्सर सेटवेट के एग्जाम्स में, जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं और कोई भी जो बेसिक पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं नॉर्मल कॉलेजेस के लिए, तो उसमें ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन या 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो बोहर रेडियस है इसकी वैल्यू होती है ए नॉट और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। राइट, तो इसकी कुछ हमारी कंक्लूजन, और देखिए ये हमारा CSIR नेट 2018 के दिसंबर में पूछी गई थी ये चीज हमारी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस वुड बी। ठीक है, तो क्या होगी हमारी Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर ए नॉट जेड। कुछ नहीं किया इस पूरे रिलेशन में, ये जो था हमारा, ठीक है, इतना जो था हमारा, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पर हमने रख दिया है जो ये था ना, ये वैल्यू थी हमारी, इसकी जगह पे हमने रख दिया है यहाँ पे ए नॉट। ठीक है, इस वैल्यू पे तो ए नॉट रखने के बाद हमारे यहाँ, और ए नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो पुट ओनली Rn एंड z वैल्यूज, Rn और z की वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो आपका n निकल के आ जाएगा, या हम सिंपली कह सकते हैं अगर हम n और z की वैल्यू रखेंगे तो हमारा Rn निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कौन सी थी, इक्वेशन 1 हमारी जो एनर्जी वाली इक्वेशन थी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इक्वेशन 1 हमारी ये वाली थी। जो हमारा एनर्जी थी तो वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था, दैट इज हाफ mv स्क्वायर vn स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता था कि जो E होती है टोटल एनर्जी होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mvn स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज ओनली Rn बिकॉज पोटेंशियल है ये हमारा, पोटेंशियल हम लोग साइन कंसिडर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज माइनस ओवर हियर। सो वी हैव, हमें पता, हमने अभी निकाली है वैल्यूज, Rn और Vn दोनों की वैल्यूज निकाली हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में जो कि ये वाली इक्वेशन थी इसमें हमने क्या करना है, पुट कर देनी है इन वैल्यूज को। पुट करने के बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज E इज इक्वल्स टू माइनस 1/8 m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई हमारी सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद। तो नाउ अब नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा है दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट, इससे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। जो हमारा nth ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी है ये हमारी। अब देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है कि जो हमारा ये वाली इक्वेशन है इसे हम ब्रेक करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसे हम लिखेंगे 8 को हमने लिखा 4 into 2 लिख सकते हैं, 4 into 2 लिख सकते हैं हम। तो हमारे ये क्या होगा हमारा 1/2 z स्क्वायर e की पावर 4 me n स्क्वायर h कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर, इसे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा फिर उसके बाद क्या बना, यहाँ से देखिए एक वैल्यू जो है हमारी कौन सी वाली, ये वाली e की पावर, सॉरी इधर से e स्क्वायर, ठीक है, e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट c, ये जो वैल्यू होती है ये हमारा होता है फाइनेस्ट कांस्टेंट। ठीक है, फाइनेस्ट कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम, और इसकी वैल्यू होती है 1/137। सो गाइज मुझे यहाँ पे एक करेक्शन लगा कि यहाँ पर होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो इस वैल्यू को मैच करने के लिए से 2 पाई होना होगा, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है, आई चेक इट आउट एंड करेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। सो देखिए यहाँ पर हमारा एक अल्फा टर्म होता है जिसकी वैल्यू होती है ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट c
ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी 1/137 एंड इट इज नोन एज फाइनेस्ट कांस्टेंट। और हमें पता है ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगेन देखिए, जो फाइनेस्ट कांस्टेंट के टर्म में अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी हमारा किस पे डिपेंड करती है, जेड पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, सी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। सी यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट एंड अल्फा इज द फाइनेस्ट कांस्टेंट, इस पे भी ये डायरेक्टली डिपेंड करती है। और एन जो है नंबर ऑफ टोटल क्वांटम नंबर जिसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं हम इसे, तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आगे चल के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि हमारा जस्ट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हमने क्या किया, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया। उसमें अगर अल्फा क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट ऑर्बिट इज। तो इसने क्या पूछी है हमसे, वेलोसिटी पूछी है उसके लोएस्ट ऑर्बिट में। लोएस्ट ऑर्बिट क्या होगा, जहां पर हमारा एन क्या होगा, 1 होगा और जेड भी क्या होगा, 1 होगा। तो ऑब्वियसली लोएस्ट की बात करिए, Z1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसने पूछा हुआ वेलोसिटी की डिपेंडेंसी पूछी हुई है, ठीक है। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम एन रख देंगे तो कैसे डिपेंड करेगी, सी अल्फा और अल्फा सी। देखिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन थे यहाँ पर। तो देखिए, Vn हमें पता है जेड सी अल्फा अपॉन एन होता है, हियर n इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है बिकॉज इट इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो Vn किसके इक्वल हो जाएगा, सी अल्फा, या अकॉर्डिंग टू अगर हम मैच करें तो अल्फा सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या किया, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज को अगर हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया। अब इक्वेशन 6 कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 6 थी ये वाली इक्वेशन, टोटल एनर्जी वाली। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 mz² e⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा कि हमने सारी वैल्यूज को अगर रख दिया तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी एनर्जी की, जो कि होगी हमारी किसके इक्वल, En इज इक्वल्स टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे से, ध्यान से एक बार, क्योंकि हमने देखा होगा कि अक्सर इस फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, बट कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया हमारा टोटल एनर्जी की वैल्यू में। जब हमने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को पुट किया तो वहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया कि जो हमारा टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जिसे हम बोलेंगे, वो होती है हमारी -13.6 अपॉन n² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्शन इन एनर्जी ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास। फाइनाइट न्यूक्लियर मास की वजह से जो एनर्जी में करेक्शन आता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 6 कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट एज। इक्वेशन नंबर 6 वाली जो अभी हमने देखी टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन थी -1/8 वाली, देखिए मैं आपको एक और बार से शो करती हूँ, ये वाली इक्वेशन नंबर 6 थी। तो इसमें अगर हमने क्या किया, इसे हमने रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स पे लिखा तो ये हो जाएगा -R∞। R∞ हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, hc² n²। ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ जाएगी टोटल एनर्जी की। तो यहाँ पर जो R∞ है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 के साथ, तो R∞ की वैल्यू क्योंकि जो बाकी बचे हुए टर्म्स होंगे वो R∞ होंगे, तो आई हमारी R∞ की वैल्यू me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ तो इनको सॉल्व करने के बाद जो R∞ है इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स में, अगर मीटर इनवर्स में हम इसे देखेंगे तो ये हो जाएगी 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस अबव एक्सप्रेशन को हम क्या रखेंगे, कुछ अजम्पशंस के थ्रू इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम बोलेंगे द अबव एक्सप्रेशन आर रिटन यूजिंग अजम्पशंस। तो R∞ के लिए क्या अजम्पशन है, इट इज अज्यूम्ड दैट न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हैवी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हैवी है। तो इसलिए मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा। तो फॉर करेक्शन ऑफ मास इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास। अब इसी मास में करेक्शन लाने के लिए हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसे हमने रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर दिया। आई होप कि आप यहाँ तक पहुंच गए, तो आपको रिड्यूस्ड मास पता ही होगा। इसे कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल म्यू से हम इसे डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास बेसिकली हमारा इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
किसके इक्वल हो जाता है, रिड्यूस्ड मास के इक्वल हो जाता है। और म्यू को हम इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो रिड्यूस्ड मास निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशन है। अगर यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोटॉन होता और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, राइट। इसी तरीके से अगर किसी और के लिए होता तो ये फॉर्मूला इस तरीके से चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इफ मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने अभी पढ़ा था इससे पिछले वाले सेक्शन में, यहाँ पर कहीं ये मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस इनफाइनाइट था, हैवी था कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने रखनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन लेते, सॉरी मास ऑफ न्यूक्लियस कॉमन लेंगे, तो ये क्वेश्चन, ये टर्म हमारी बन जाएगी इस तरीके से। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर हम यहाँ से मास ऑफ न्यूक्लियस कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस बच जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टर्म हमारा बन जाएगा 1। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस 1 हो जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, ये हमने अभी वैल्यू निकाली कि 0 के इक्वल है, तो हमने इसे 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो हमारे पास देखो रिड्यूस्ड मास क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि जो रिड्यूस्ड मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, करेक्शन टर्म्स में हमारे, तो जो हमारा म्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, दस इसीलिए इंक्लूडिंग द करेक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी बिकम, अगर हमने करेक्शन यहाँ पर देखा तो जहां जहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था हमारे इक्वेशन नंबर 6 में, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर m था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया रिड्यूस्ड मास से। तो En इज इक्वल्स टू माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा रिड्यूस्ड मास एक्सप्रेशन, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो ये करेक्शन टर्म हो गया हमारे, यहाँ पर करेक्शन हो चुका है एक तरीके से। तो इसे हम अगर जब अपनी कैलकुलेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, टू इम्प्लीमेंट दिस कैलकुलेशन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिप्लेस करने के बाद देखिए, एक हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रखा, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इसके म्यू के नीचे लेके गए, तो ये हमने एक ले लिया, और बाकी ये वाला टर्म अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 के इक्वल ही है, जिसकी वैल्यू हमने बोला था 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और माइनस म्यू अपॉन एम ही हमारा एक टर्म हो गया। तो यही जो टर्म है, इसी टर्म को हम बोलेंगे करेक्शन फैक्टर। म्यू अपॉन एम जो है वो है हमारा करेक्शन फैक्टर। तो दिस इज द करेक्शन इन एनर्जी ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास। फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए जो करेक्शन टर्म आई थी एनर्जी की, वो माइनस म्यू अपॉन एम ये आई थी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन के एक तरीके से हम इसे बोलेंगे कि एक कॉन्सेप्ट ही है, तो उसे हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो देखिए इसे हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इफ द इफेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस आर टेकन इनटू अकाउंट देन व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम भी आप इसे कह सकते हैं, राइट। तो फिर देखिए, ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के बारे में यहाँ पे बात करी हुई है हमने। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने उसने बोला कि अगर हम क्या करें, इफेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियर को अगर हम अकाउंट में ले, मतलब उसको भी कंसिडर करें, तो क्या डिफरेंस होगा इनकी nth ऑर्बिट की एनर्जीज में। मतलब बेसिकली हमें कंपैरिजन करना है इन तीनों के बीच में। तो देखिए हमें पता है कि रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हाइड्रोजन है तो उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारा। तो म्यू ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ कहीं अप्लाई किया था, राइट। ये वाला फॉर्मूला है जिसमें मैंने बोला था आपको कि आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए।
तो देखिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें अपने दिमाग में बिठानी है वो ये है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू होती है 1836। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए इस वैल्यू को, आगे चल के हम इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट में, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, हम किसी एक को ले लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह हम क्या लिख लेंगे, अगर हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये 836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमने मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे 1836 Me इंटू Me 1836 Me प्लस Me लिख लिया। अब यहाँ से हम Me कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1836 अपॉन 1837, क्योंकि ये बन जाएगा 1837 Me। तो Me से Me कट जाएगा एक, और एक Me हमारे पास बचेगा। तो ये हमारा रिड्यूस्ड मास आ गया हाइड्रोजन के लिए। तो ये हमारा क्या है, रिड्यूस्ड मास फॉर हाइड्रोजन है ये हमारा, ठीक है। नाउ अब देखिए हमें पता है हमारा आया, तो हमने Me को इधर ट्रांसफर कर दिया, म्यू एच अपॉन Me इज इक्वल टू 1836 अपॉन 1837। और ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली ये 1 से छोटी है, बिकॉज यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्टेड एनर्जी विल बी स्लाइटली लेस देन द अनकरेक्टेड एनर्जी। तो ऑब्वियसली कि करेक्टेड एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो करेक्टेड एनर्जी से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रिड्यूस्ड मास की वजह से ये थोड़ा कम आ चुका है। नाउ अब हम ड्यूटेरियम का निकालेंगे म्यू डी। तो ये हमें पता है कि ड्यूटेरियम में हमारा क्या होता है, हमारा मास ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं, बस मास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं हमारे वो 2 टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है, 1H2 होता है ना, तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसलिए 2 MP.Me, और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन होता है, ठीक है। तो 2 MP प्लस Me। अब यहाँ पे हम फिर से वैल्यू रखेंगे 2 MP, MP अपॉन Me की वैल्यू क्या थी हमारी, कितनी थी, 1836 थी। तो 2 MP दैट इज हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3672 टाइम्स Me.Me 3672 Me प्लस Me हो जाएगी। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया, Me कॉमन लिया, तो ये दोनों तो बन जाएंगे, एक टर्म एक्स्ट्रा दैट इज 73 Me बन जाएगी, 3673 Me हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम इसे यहाँ पे लेके गए तो ये भी हमारा क्या हो गया 3672 अपॉन 3673। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो पिछली वैल्यू से, दैट इज जो हमारी ये वाली वैल्यू आई थी इससे बड़ी है, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू से बड़ी है। अब हम इसी तरीके से ट्राइटियम का रिड्यूस्ड मास निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है डॉट Me, 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Me। फिर यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1836 को तो 5508 Me आएगा। तो फिर से हम इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, तीनों वैल्यूज हमारी आ गई, ठीक है। इस लास्ट वाली क्या है 5808 अपॉन 5509। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, तीनों को अगर हमने कंपैरिजन किया तो सबसे कम हमारी एनर्जी है nth ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की, फिर उससे ज्यादा ड्यूटेरियम की है, फिर उसके बाद ट्राइटियम की है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ट्राइटियम हैज मोर एनर्जी। ऑल द 3 हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो सारे जितने 3 हैं इनकी क्या है, अलग अलग एनर्जीज हैं। नाउ यहाँ से कुछ पॉइंट्स हमारे पास निकल के आते हैं। पहला ये कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की विदाउट करेक्शन कितनी होती है, E1, मतलब ग्राउंड स्टेट है तो E1 की बात होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विदाउट एनी करेक्शन हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होती है, प्लस जो भी होता है हमारा एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमने +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, राइट। तो देखो H एटम इज द बाउंड स्टेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, हमें पता है। इनको सेपरेट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से सेपरेट करने के लिए इट इज टू बी गिवन एनर्जी लेवल इक्वल टू 13.6, ठीक है। अब देखिए 2 एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं इतनी एनर्जी से, तो इनको इतनी ही एनर्जी हमें देनी होगी इन्हें तोड़ने के लिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन से जुड़े हुए हैं तो इन्हें तोड़ने के लिए हमें इतनी अमाउंट की एनर्जी इन्हें देनी पड़ेगी। देन हाइड्रोजन एटम चेंजेस टू H प्लस आयन, सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगी, इसलिए +13.6 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी एक तरीके से हमारा पोटेंशियल हो गया। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि एनर्जी अगर हमारी मान लीजिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या होगा, x होगा। अगर एनर्जी यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना हो गया, +13.6 वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट हो गया हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इस हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हमें निकालना है, तो वो होगा EN2 माइनस EN1, दूसरे लेवल से फर्स्ट लेवल के बीच का डिफरेंस। तो हमारा ये आता है हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n इक्वल टू 1 होगा, E1 इक्वल टू हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। n इक्वल टू 2 होगा तो हमारा E2 कितना होगा? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम वी विल गेट दिस वैल्यू, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है? डिफरेंस है, मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है ये। पोटेंशियल के लिए हम इसे क्या कर देंगे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो इसे 10.2 वोल्ट कर लिया हमने, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली आप भी सब्सक्राइब भी करिएगा पहले। सो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियोस का पार्ट 3 देखिए, मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आपके लिए, बस आप सपोर्ट करिए तो मैं पार्ट 3 भी आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।